तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा वो है अकाउंट्स, फिर है लॉ, 100 मार्क्स के हैं दोनों, और दोनों सब्जेक्टिव रहते हैं, Q&A क्वेश्चन एंड आंसर्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 3 जो है वो है आपका बिजनेस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। तीनों सब्जेक्ट्स मिला करके 100 मार्क्स के होते हैं ऑन एन एवरेज। भाई मैथ्स आ जाता है 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 20 का, स्टैटिस्टिक्स 20 का। मतलब नॉन मैथ्स वालों के लिए भी देयर इज समथिंग कि पास होने के लिए बढ़िया जुगाड़ होता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता कि नॉन मैथ्स वालों को ही बोलो सर पास नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आराम से। हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स होते हैं दिखाने के लिए आपको कि बहुत सारे नॉन मैथ्स वाले बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो कोई ऐसा नहीं है चक्कर, देख लिया आपने, स्टार्ट्स कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स में भी कुछ चैप्टर्स आप बढ़िया से कर सकते हो। सो देयर इज नथिंग टू वरी नॉन मैथ्स वालों के लिए, ठीक है। बस ऑब्वियसली थोड़ा सा एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है। ऑब्वियसली कोई पहला अकाउंट्स पढ़ा हुआ है 11th-12th, और सोचो कोई बिना 11th-12th, हमारे तो आते हैं, ऐसे बच्चे भी आते हैं साइंस के, अभी आपको दिखाऊं सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है सीए तो अपने आप में ऐसा कोर्स है जो बहुत लोग कर रहे हैं, साइंस वाले 3-4 बैठे हुए हैं उधर समझ रहे हैं मेरी बात, उस वो दूसरे वाले बैच में साइंस के हैं वो। तो अब उन्होंने तो 11th-12th में अकाउंट्स नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी ना। अब एक बार बताओ, तो उनको तो फिर एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, जिसमें अपन वीक है, मान लो अपना थोड़ा सा लोअर हैंड है, तो उसमें थोड़ा एफर्ट क्या डालना, थोड़ा ज़्यादा, अपने आप काम हो जाएगा। जो नॉन मैथ्स है उसको सेम एफर्ट डालना चाहिए कि मैथ्स वाले के बराबर, या थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए। सिंपल रीज़न है सर, वो उसने 11th-12th में नहीं पढ़ा है तो उसको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना चाहिए, थोड़ा वो 2 बार पढ़े, समझ लो, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालेगा तो बराबर आ जाएगा, वो है कि नहीं, मतलब काम हो जाएगा। तो ये है, तो एफर्ट में कभी मत छोड़ना। अगर आप नॉन मैथ्स हो तो धमाके से एफर्ट डालो। और आज की डेट में तो बेटा सपोर्ट के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे टाइम पे प्रॉब्लम ये होती थी कि कोई चीज़ आती नहीं है, मान लो बेसिक्स खराब है मेरे, मैं काय पे देखो, यूट्यूब होता ही नहीं था उस टाइम पे कुछ स्कूल में, तो समझ रहे हो, तो देयर वाज नो वन टू हेल्प, शर्म और आती थी पूछने में, तुम क्या बात कर रहे हो। एक बार मैं, मतलब जब एनडीए सुना है, एनडीए है ना, सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, है ना, आर्मी के लिए। तो उस टाइम पे अब मेरे को ना वो मैथ्स आती है, उसमें मेरी मैथ्स थी वीक। अब मुझे वो रूट निकालना बचपन में सीखा था, फिर भूल गए। रूट आता है ना, रूट निकालना, कौन सा होता है, स्क्वायर रूट मेथड या क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऐसा कुछ नहीं होता, वो होता है ना, अब वो आता नहीं था। तुम क्या मानोगे, बहुत शर्म महसूस करी मैंने। फिर किसी, एक हमारा पीछे वो थे नेबर्स, उनका बेटा 10th में था उससे जाके पढ़ के आया। मैंने कहा यार अच्छा, वो मैथ्स वाला अच्छा था, वो उससे जाके पढ़ के आया फिर मैं। लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है ना यार, आपके साथ ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं। आपकी डेट में सब यूट्यूब है, सब अवेलेबल है। कोई चीज़ को समझना चाहे ना अगर इंसान, तो देयर इज इनफ सोर्सेज जहाँ से आप वो चीज़ कर सकते हो, सही है कि नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो नॉन मैथ्स है जस्ट पुट सम एडिशनल एफर्ट, थोड़ा एफर्ट थोड़ा ज़्यादा डालना, बाकी काम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट सब्जेक्ट जो है आपका ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो मैं पढ़ाता हूँ। ये 100 मार्क्स का रहने वाला है आपका, ठीक है। अब ये वाले जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं सीए फाउंडेशन में, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है ही, आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा तो मैं बता देता हूँ, आपको नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। जो सही करोगे उसके सही मार्क्स मिलेंगे। लेट से 80 आपने एकदम करेक्ट कर दिए, एकदम बढ़िया चकाचक, तो इसके तो 80 मार्क्स आ ही गए अपने पास। अब आपने 20 जो है, अब यहाँ पे अगर आपको नहीं आता है मान लो, तो अगर आपने देखा कि यार 50-60% भी श्योर नहीं है, तो छोड़ दो क्वेश्चन को। नहीं छोड़ोगे और गलत कर दोगे तो क्या होगा, अगर अपन गलत कर देंगे 20 मार्क्स सारे गलत हो गए, मान लो 20 के 28 ट्राई किए, जय जय माता दी बोल के, जय माता दी A B C लगा दिए तुमने, अब गलत हो गए, अगर भगवान ना करे तो इसका कितना कट जाएगा आपका 1/4 0.25 मार्क्स, कितने हो गए इसके, 5 नंबर काय में से कटेंगे, पाप किया ना ये तुमने, पाप किया, गलत क्वेश्चन को ट्रिक किया। गलत क्वेश्चन क्या नहीं करना था, अटेम्प्ट ही नहीं करना था। भगवान क्या कहते हैं, गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको श्योर नहीं था तो वो आपको काम नहीं करना चाहिए था, तो पाप किया आपने। पाप करोगे तो किधर से नंबर कटेंगे, पुण्य में से। बैलेंस शीट चलती बेटा इधर, समझ रहे हो मेरी बात। तो पाप और पुण्य, समझ रहे हो, जो पाप किए हैं वो पुण्य में से कटेंगे। सही वालों में से 80 में से कितने कट जाएंगे, 5, और आपके मार्क्स आएंगे 75।
समझ गए? तो चलो, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि तो भी 75 आ गए ना सर, क्या बुरे हैं सर? ले, ठीक है, तो यहाँ रिस्क ले सकते हैं। ये वही ले सकता है जिसकी 80 सही हो, जिसको श्योर हो कि मेरे 80 एकदम परफेक्ट है, कोई काट नहीं सकता, तब अपन रिस्क ले सकते हैं। अब बेटा सोचो, कोई बच्चा जिसके 50-50 सही है वो रिस्क ले, तो सोचो जरा, 100 मार्क्स का पेपर, 50 एकदम सही है और 50 गलत। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इसका 1/4 गया, कितने हो गए? 12.5। 12.5 इसमें से गए, कितने आए? 37.5। फेल हो गए भाई साहब। तो जहां अपने मार्क्स कम आते हैं, जहां अपने कम है अगर मार्क्स, तो बहुत स्मार्टली अपने को अटेम्प्ट करने चाहिए, फिर गलत वालों पे ज्यादा भिड़ाना नहीं है। समझ गए? रिस्क कहाँ ले सकते हो, कहाँ नहीं ले सकते हो। तो भाई रिस्क लेने की भी तो एबिलिटी होनी चाहिए ना सर। तो किस में एबिलिटी होगी? जो 70 to 80 अच्छे कर रहा है क्वेश्चंस, वो थोड़े बहुत 5-10 क्वेश्चन में ले लो, कोई बात नहीं। रिस्क लग रहा है आपको कि 50 से थोड़ा 55% किसी में सर ये वाला लग रहा है, तो कर लो। लेकिन कब? जब आपकी वो नंबर कितने आ रहे हो, 70 to 80, उससे कम में रिस्क लोगे तो लंका लग जाएगी। सही है कि नहीं है? ऐसा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सब्जेक्ट नंबर 4। ठीक है, अब कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम? ठीक है, तो आपने कभी भी नहीं पढ़ी है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स जिसने नहीं भी पढ़ी है उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का बेटा मेरा सब्जेक्ट रहने वाला है। 10 चैप्टर्स आपके होने वाले हैं। आपको बकायदा दिखा देता हूं बुक से। आपका अभी आपने रजिस्ट्रेशन अगर करवा लिया है या नहीं करवाया तो करवा लेना जल्दी से, सितंबर अटेम्प्ट के लिए। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे? आईसीएआई का होता है ना, सीए इंस्टीट्यूट, सर ने बताया होगा, आईसीएआई। समझ लो, जो गवर्निंग बॉडी है, जैसे आपका सीबीएसई होता है वैसे सीए में क्या होता है, आईसीएआई। तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ठीक है, क्योंकि जिसको जो अटेम्प्ट देना होता है उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट कौन सा आने वाला है? अभी तो सितंबर आएगा, उसके लिए करा लेना। तो अगर करा लिया होगा जिन्होंने, उनके पास बुक्स आ जाएगी। तो ये आईसीआई की बुक होती है, फ्री में अवेलेबल होती है, जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो घर पे आ जाती है बुक्स। चलो, तो ये बुक है अपनी, आईसीआई का मटेरियल दिखा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है कौन सा? पेपर नंबर 4। क्या नाम है इसका? बिजनेस इकोनॉमिक्स। और यहां पर टोटल बेटा 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 10 चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, तो अगर अपन चैप्टर्स की बात करें तो 1 से लेकर, इकोनॉमिक्स में ना 2 ब्रांचेस होती है, जैसे वो मैथ्स में नहीं होती आपके, अप्लाइड होती है और एक कौन सी होती है? कोर। सही बोल रहे हो क्या? कम नॉलेज है अपनी मैथ्स की, ठीक ठाक है इतनी तो। एक होती है अप्लाइड और एक होती है कोर। तो वैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की भी 2 ब्रांचेस होती है, जैसा आपने पढ़ा है आज तक स्कूल में। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो जिसने भी नहीं पढ़ी कभी, ठीक है, ऐसा होता है, इकोनॉमिक्स में भी 2 ब्रांचेस होती है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो ये 1 से लेके 5 तक जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, 1 से 5 तक, और कहने को बोल सकते हैं जो 10th चैप्टर भी है वो भी इसमें हम डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो वो पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में है। 1 से 5 तक ये आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और इसके बाद वाले जो 6 to 10 है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, अब जो ये 1st से लेके 5 तक चैप्टर्स हैं, ये अराउंड 45 से 50 मार्क्स तक आ जाते हैं। 45 to 50 मार्क्स में चलते रहते हैं। ठीक है, आईसीआई कभी भी एग्जैक्ट नहीं देता, जो वेटेज होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। 45 बोला तो 48 भी हो सकता है, या 2 कम 2 ज़्यादा, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो 45 to 50 आता है माइक्रो में से, और बाकी जो है अराउंड 50 से 55, 50 to 55 थोड़ा ज़्यादा, हल्का सा थोड़ा ज़्यादा, इस वाले 6, 7, 8, 9, 10 में आ जाता है। तो इसमें से आपका कितना आ जाता है? लगभग लगभग 50 से 55 मार्क्स तक आ सकता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो ये हमारा कोर्स है। अब मैं आपको बता देता हूं, इसके जो चैप्टर्स के नाम हैं वो आपके थोड़े सुने हुए होंगे, हो सकता है आपने 10 अगर 11th में पढ़ी है, 11th और 12th में, तो याद होगा आपने 11th क्लास में पढ़ा था। एक चैप्टर होता है डिमांड। क्या नाम होता है? डिमांड। एक चैप्टर होता है सप्लाई। एक चैप्टर होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये 3 चैप्टर्स थे 11th में, यहाँ पर भी है। ये नाम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एडिशनल होते हैं टॉपिक्स। ठीक है, आपके जितने स्कूल में नहीं होते उससे ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं, थोड़ा बड़ा होता है,
थोड़ा क्या मतलब अच्छा खासा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में सेकंड टर्म में, प्रोडक्शन, याद आया? क्या नाम है? प्रोडक्शन, कॉस्ट। ये दो बढ़िया चैप्टर्स थे, इनमें से काफी आया होगा स्कूल में एग्जाम में, ठीक है। और एक चैप्टर था आपका मार्केट, याद आया हो तो? मार्केट था, फॉर्म्स ऑफ मार्केट नाम का चैप्टर था, उसमें दो तीन चीजें थी। और एक आता है बिजनेस साइकिल्स, ये आपके किसी के भी नहीं था, ये ना आपके 11th में कहीं आता है ना 12th में कहीं आता है, नया चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिर आपके 12th में आया होगा नेशनल इनकम, ठीक है, आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस, ये नाम का कोई चैप्टर आपके नहीं था, हाँ, लेकिन इसमें 4 यूनिट्स होती है, इनमें से एक यूनिट तो जरूर थी, बजट। इसके अंदर 4 यूनिट्स है, इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आपको 4 यूनिट है, उनमें से एक तो पढ़ी हुई है आपने बजट, तो बजट के बारे में तो थोड़ा नॉलेज होगा तुमको। एक होता है मनी मार्केट। अब मनी मार्केट है ये, तुम्हारे स्कूल में जितना मनी, एक पढ़ाया होगा चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, याद आया? मनी एंड बैंकिंग नाम का एक चैप्टर होता है। अब वो जितना उसमें मनी होता है, तो तुम्हारे तो वो एक क्लास में जितना होता है बहुत कम होता है, और यहाँ पे मनी मार्केट जो है ये काफ़ी बड़ा है, 3 यूनिट्स होती है इसके अंदर, तो बहुत बड़े होते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको बातें ताकि आपको ये लग रहा होगा बोले तो वो अरे पढ़ा हुआ है अपन ने, हाँ, उस अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसका एडवांटेज ज़रूर है थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत बड़ा टॉपिक्स हैं, बहुत नए टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, वो बहुत बड़ा कोर्स है, इसलिए बता रहा हूँ। 11th और 12th पूरी इकोनॉमिक्स आप जोड़ लो दोनों की, ठीक है, दोनों को जोड़ लिया। अब उसका ट्वाइस कर लो, 2 गुना। इतना बड़ा कोर्स हमारा होता है, और ये इतने बड़े कोर्स को करने के लिए अपने पास में टाइम होता है अराउंड 4 मंथ्स भी नहीं होते, समझ गया मेरी बात? तो अराउंड 120 आवर्स 130 आवर्स में अपने को इतना बड़ा कोर्स करना होता है, ठीक है। टाइम कॉन्स्टेंट है, डिफिकल्टी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे बैठे हर बच्चे को समझ में आएगा जो भी मैं पढ़ाऊंगा, हर दिन आएगा, पहले दिन भी और आखिरी दिन भी। अब हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट में वैसा नहीं चलता कि 10 दिन तो बहुत आसान पढ़ाएंगे, तब तक तो आपको मजा आएगा, उसके बाद बोलो सर ये तो पल्ले ही नहीं पढ़ रहा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट डे एंड माई लास्ट डे विल बी द सेम, सेम होने वाला है, सब समझ में आएगा, हर बच्चे को आएगा। प्रॉब्लम है टाइम की। किसकी प्रॉब्लम है? सीए फाउंडेशन का जो कोर्स है ना, डिफिकल्ट नहीं है, टाइम है, टाइम बहुत कम है। पहले टाइम ज्यादा हुआ करता था जब साल में 2 अटेम्प्ट होते थे, तो साल में 2 होते थे, तो फिर तो एक होता था आपका मई जून वाला, और एक सीधे होता था नवंबर दिसंबर वाला होता था, जनवरी वाला होता था, तो 6-6 महीने होते थे, तब इजीली हो सकता था वो। अब टाइम का कांस्टेंट है, थोड़ा लिमिटेड टाइम है, कम टाइम में कोर्स ज्यादा, ये है प्रेशर। बाकी बाकी कोई प्रेशर नहीं आने वाला है, बस लिमिटेड टाइम और काम ज्यादा, तो इसीलिए तो हमारी हेल्प लगेगी, समझ गए? तो अपन स्टार्ट करेंगे काम, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जितना जल्दी होगा हम 1 to 5 चैप्टर्स जितना जल्दी हो सकता है हम उसे निपटाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो बड़ा होता है, कोर्स उसका बहुत बड़ा है, आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बड़ा है, समझ गए? यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बोले यार 12th में क्यों पूरे साल भर पढ़ाते हैं, समझ रहे हो? वहां पे नेशनल इनकम आपके चलता होगा, कितने दिन चला 12th में? कितने दिन चला होगा 12th में ट्यूशन में? 25 दिन 20 दिन तो चला होगा मिनिमम, नेशनल इनकम स्कूल में भी। एडीएस लगभग 20-25 दिन, तुम्हारे स्कूल का वो दोनों नेशनल इनकम और एडीएस मिला लो, उसका डबल कर दो, इतना यहाँ पर अपन पढ़ेंगे विद इन 10 to 12 क्लासेस, 12 घंटे 14 घंटे में, उससे डबल, मतलब वही टॉपिक उससे ज्यादा डबल, और कितने दिन में? उससे कम में। तो आपको ऐसा लगेगा बोले यार ये अगर पहले होता तो हम तो ऐसे कर लेते इसको, आपको लगेगा बोले ये तो 40 दिन में कोर्स किया जा सकता है 12th वाला, बोले पूरे साल क्यों फेंकते हैं, इतना सा कोर्स होता है वो, समझ में आई मेरी बात? तो अगर तुम्हें कन्वर्ट ही करके बताऊं तो तुम्हारा 12th का जो इकोनॉमिक्स होता है मैक्रो वाला, विद इन 30-40 डेज पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो सकती है, इतना सही होता है वो, इससे ज्यादा भी नहीं होता, आप समझ गए? अगर तुम मुझे 12वीं क्लास का कोर्स दोगे, 30 से 35 क्लासेस में पूरा कोर्स खत्म करा सकता हूँ, वो भी आराम से, असली में होता ही इतना है वो, लेकिन वो स्कूल है ना, वहां पे हमारी एबिलिटीज होती है कम, यहाँ पे एबिलिटीज हो जाती है ज्यादा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग, अब ज्यादा टाइम ना निकालते हुए, आपको जो मुझे समझाना था मैंने समझाया, आपको हर चीज समझ में आएगी, कोर्स बड़ा है, टाइम कम है, सो वी हैव टू
बी वेरी स्मार्ट उसको यूज करने के लिए, वेस्टेज नहीं करेंगे, जितना ज्यादा अपन कवर कर सकते हैं, माइक्रो जितना जल्दी कर सकते हैं, वी विल हैव मोर टाइम इन मैक्रो। वही वाली बात है, सही जगह अगर टाइम लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। यहाँ थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, मुझे पता है कि कहाँ मैं थोड़ा पुश कर सकता हूँ थोड़ा ज्यादा और कहाँ पे नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैक्रो में क्या है, मैं ज्यादा भगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैक्रो में क्या है, बड़ा है कोर्स और नई चीजें हैं जो आपने बिल्कुल कभी नहीं पढ़ी, समझ रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, बहुत सारी। तो क्या है, वो उसमें मैं भगा नहीं सकता हूँ, वो मेरे को आपको बिल्कुल प्यार से निपटाना पड़ेगा, क्योंकि डिफिकल्ट थोड़ा तो होता ही है, मजाक तो है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पहला चैप्टर है, जरूरी है क्योंकि इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। एक और बात बेटा, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, अगर आप ढंग से देखो तो इट्स नॉट इकोनॉमिक्स, इट्स, हम उतनी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जो कोई भी बिजनेस के लिए जरूरी है, समझ लो। आप में से कई लोग होंगे जिनके फादर के बिजनेस होंगे, हैं, किस किस के हैं बिजनेस, किसके फादर बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। अब बिजनेस को अच्छे से करने के लिए क्या लेने पड़ते हैं सर, बहुत सारे डिसीजंस, और डिसीजंस लेने के लिए क्या होनी चाहिए, बहुत सारी नॉलेज, समझ, है कि नहीं, धंधे की समझ होनी जरूरी है। आपको एक बात बता दूं, बड़े बड़े जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, जिनके माँ बाप बच्चों के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, वो अपने बच्चों को चाहे भले ही वो कोई और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन ना कराएं, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए हमेशा सबको डिप्लोमा के लिए भेजते हैं, एक एक साल कहीं ना कहीं कराएंगे ही कराएंगे वो, क्योंकि भाई धंधे की समझ उसी से ही आएगी ना। भाई बिजनेस है, बिजनेस में डिमांड को समझना जरूरी है सर, है कि नहीं, सप्लाई कैसे होती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, कॉस्ट कैसे निकलती है, मार्केट को कैसे समझते हैं, मार्केट कितने टाइप्स की होती है, सब समझना बहुत जरूरी है ना। तो सारी चीजों को समझने के लिए, बिजनेस को अच्छे से करने के लिए हमको क्या होनी चाहिए, समझदारी, नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज किसकी जरूरी है, इकोनॉमिक्स की। भाई अकाउंट्स के लिए तो क्या आप क्या करोगे, एक अकाउंटेंट रख लोगे, सही है कि नहीं है। टैक्सेशन के लिए किसी मान लो सीए को रख लोगे, लेकिन बिजनेस के डिसीजंस तो मुकेश जी का बेटा ही लेगा ना, याद है मुक्कू, मुकेश, अरे धीरू जी का बेटा नहीं जानते, अरे गोरी गोरी बीवी है उसकी, नीता, अभी भी नहीं समझ रहे, 3 बच्चे हैं उसके, आकाश, और क्या नाम है लड़की का, ईशा, और एक क्या है वो, अनंत, मोटू, गोलू तो, अरे अभी भी नहीं समझे कौन सा अंबानी, मुकेश अंबानी। मेरे को एक बात बताओ, मुकेश हर चीज के लिए लोगों को हायर कर सकता है, बट धंधे के मेन डिसीजंस तो वही लेंगे जो मालिक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने क्यों कहा आपको, फॉर एवरीथिंग एल्स दे कैन हायर सम पीपल, बट टू टेक द मेन डिसीजंस वो तो खुद ही लेगा ना आदमी, उसके लिए उसको क्या होनी चाहिए, उस बिजनेस की समझ होनी बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। तो इकोनॉमिक्स का नॉलेज सब लोग अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, एटलीस्ट 1 साल तो डिप्लोमा करवाते ही हैं, कि उसको बेसिक तो समझ में आए, कैसे धंधा चलता है, बिजनेस चलता है, कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे कोई चीज करनी है, बेसिक ही नहीं आता होगा तो कैसे करेगा डिसीजंस, सही है कि नहीं है। तो इसीलिए, तो चलो इसलिए बोल रहा हूं हमारे सब्जेक्ट का नाम इट्स नॉट इकोनॉमिक्स, इट्स, आपको मुझसे पढ़ने के बाद उतनी इकोनॉमिक्स समझ में आएगी जो बिजनेस करने के लिए जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे, हाँ, लेकिन इंडिया की तो पढ़ लोगे मोस्ट पॉसिबली। मुझसे पढ़ने के बाद आपकी ज्यादातर जहां जहां काम आती है वहां वहां का काम हो जाएगा आपका। आप यूपीएससी एग्जाम्स भी दे सकते हो पढ़ने के बाद, यू विल गेट दैट मच ऑफ नॉलेज कि एटलीस्ट आप वो प्रिपेयर कर पाओगे अच्छे से, समझ में आ गई, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग फर्स्ट चैप्टर से। इसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें 2 यूनिट होती है, बोलना नहीं चाहिए वैसे एक ही है, 2 यूनिट टाइप इज्जत नहीं है उसकी एक ही यूनिट कह सकते हैं उसको, एक ही मतलब एक ही चैप्टर है। ये चैप्टर में से 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 4 से 5। अब यहाँ पे तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होगा, 200 पे पास होता है और 199 पे फेल होता है, पता है। 400 में से कितने चाहिए होते हैं, 200। एक नंबर के घेर फेर बहुत ज्यादा होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, किसी के 198 है, बेचारा रह गया, अब फिर देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, गलती किसकी है, लेकिन उसी बच्चे की, कि वो उसके करीब आया। हम जितना अपने आप अंडर प्रिपेयर्ड होंगे तो हम वो उसके आसपास रहेंगे, 200 के आसपास, तो डर रहेगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर भी हो सकता है,
है ना। ऑन गुड डेज यू कैन गेट टू 200 से ऊपर 205 भी आ सकते हैं और 5 कम भी हो सकते हैं, सही है। तो इसीलिए हमको उसके आसपास ही नहीं रहना है। कोशिश ही सोचो ही मत आपकी कम मार्क्स की, सोचोगे अगर आप सारी हाईएस्ट टू हाईएस्ट मार्क्स की, तब जाके आपके कभी बुरे नंबर होंगे ही नहीं, आप कभी उस वर्ज पे ही नहीं आओगे कि आप फेल हो, समझ लो। लेकिन अगर आप कोर्स ही कंप्लीट नहीं करोगे ना, तो अपन कम अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं ना बच्चे, उन्हीं की दिक्कत आती है ज्यादा। जो पूरा कोर्स करके जा रहे हैं वो फेल ही नहीं कर सकता उसको कोई। कितना फेल कर लेगा, डिफिकल्टी लेवल कितना हो सकता है आप क्या मानते हो कोई भी पेपर में? 20-30% इससे ज्यादा थोड़ी हो सकता है। अगर 100 नंबर की प्रिपरेशन करिए, 30 नंबर डिफिकल्ट हो सकते हैं, 70 तो होंगे ना। अब प्रिपेयर ही कोई 80 का करके जा रहा है और 20 छोड़ के जा रहा है, तो ये तो पहले ही वो क्या कर रहा है, कम हथियार लेके जा रहा है, लड़ाई में जा रहे हैं और पूरे हथियार ही नहीं लेके जा रहे, तो बेवकूफ़ी है, तो है कि नहीं। तो याद रखो, सीए में जो छोड़ते वही आता है, ऐसा आप मान लेना जीवन में, जो आपने छोड़ा और वो आना है, समझ रहे हो। तो छोड़ना ही नहीं है, 100%, 100 पूरा कोर्स करोगे, कोई फेल नहीं कर पाएगा कभी भी। सारे लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों पढ़ाता हूँ। अभिषेक लोहिया सर, और अभिषेक मेरा भी नाम, अच्छा नाम नहीं बताया मैंने, मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह, एपीएस शॉर्ट में बोलते, क्योंकि 2 अभिषेक है हमारे, ठीक है। और मेरा बहुत पुराने ज़माने से थोड़ा वो अक्रोनिम रहा है, पहले साइंस वाले इंस्टीट्यूट्स में शॉर्ट फॉर्म में होता है। कोई गया है, कोई एलन वेलन कभी गया हो साइंस वाले इंस्टीट्यूट, कभी 8th 9th 10th में कभी नहीं गए? वहाँ पे क्या होता है, नाम का वो इनिशियल्स यूज करते हैं सिर्फ। अब इतना बड़ा नाम कौन बोले भाई साहब, अभिषेक प्रताप सिंह, एपीएस बोलते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं और अभिषेक सर दोनों इंटरमीडिएट में भी आपको पढ़ाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, फर्स्ट चैप्टर से। हमारा चैप्टर का नाम है, सब्जेक्ट का नाम क्या है फिर से बोल रहा हूं, इट्स नॉट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहली चीज कि जो इकोनॉमिक्स है सर, ये कहां से आया है, तो याद रखिएगा बेटा, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहां से आया हुआ है, एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, ठीक है, वहां से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है वैसे उसका पूरा मतलब, लेकिन आईसीआई को पूरा पता नहीं है बेचारे को, तो उसने अपनी बुक्स में क्या लिखा हुआ है, हाउस होल्ड। असली में पूरा नाम क्या होता है इसका, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो आपको बता देता हूं, ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है, असली में इस सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स था ही नहीं, ये भी बता देता हूं आपको। तो याद रखना, टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स का नाम इकोनॉमिक्स था ही नहीं, इट वॉज कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या बोलते थे बेटा उसको, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स नहीं बोलते थे, इसको क्या कहते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का वर्ड कहां से आया है सर, ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। ओइको किसको बोलते हैं वहां पे, लोगों को। ओइको मतलब होता है लोग, और नोमिया मतलब होता है मैनेज करना। तो कैसे लोग अपने जीवन में मैनेज करते हैं, आज आपके घर में, वहां पे भी तो इकोनॉमिक्स हो रही है, आपके घर वाले भी क्या करते हैं, रिसोर्सेज कम, स्केर्स रिसोर्सेज को में ज्यादा से ज्यादा उसका बेस्ट यूसेज करते हैं। आज सभी के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम, समझ रहे हो, कम का मतलब स्केर्स होते हैं। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट्स है हमारी उतने कभी भी नहीं होते, उससे कंपेरेटिवली हमेशा क्या होगा, कम। क्योंकि आदमी की हमेशा वांट्स क्या होती है, ज्यादा, बढ़ती जाती है, रुकती है नहीं, तुम जानते तो हुई। तुम कितना भी कमा लो, तुम मान लो सोचते हो, बोलो 100 1 करोड़ हो जाए मजा ही आ जाएगा, तो बेटा जिस दिन 1 करोड़ होगा ना, उस दिन तुम्हारी वांट्स ऊपर सरक जाएगी और ऊपर हो जाएगी। फिर तुम और मेहनत करोगे, बोलो 100 और फिर आप और मेहनत करोगे, ऊपर जाओगे, वांट्स और ऊपर सरक जाएगी। क्योंकि वांट्स का नेचर ही क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लेकिन क्या होते हैं सर, उसकी तो लिमिट होती है ना। तो इसलिए हमेशा वो कंपेरेटिवली क्या पढ़ते हैं, कम ही पढ़ते हैं। मुकेश आज भी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी अभी भी कुछ वांट्स हैं जो क्या है, अनसेटिस्फाइड है, तभी तो मेहनत कर रहा है, अरे हाँ है ना। तो इसीलिए सभी जगह होती है स्कैसिटी, तुम कितने ही बड़े सेठ जी के बच्चे हो तो भी होगा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी जो वांट्स है, उनकी भी जो वांट्स है वो ज्यादा हैं, और रिसोर्सेज हमेशा कंपेरेटिवली क्या होते हैं, कम ही होते हैं। तो हमेशा और आदमी मेहनत करते ही रहता है, क्योंकि वांट्स तो बढ़ते जा रही है, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे होता है, बचपन में मेरे को साइकिल चाहिए थी बहुत तगड़ी तरीके से, साइकिल ले ली, ठीक है, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई मैंने, साजिश रची, और घर वालों को उसमें घुसाया, और नई साइकिल आई, आ गई। मैं सोचा वांट सेटिस्फाई हो जाएगी, हुई नहीं। उसके बाद क्या चाहिए थी, मैंने कहा यार अब तो बाइक भी चाहिए भाई साहब, मेरे को लगता था गर्लफ्रेंड उसी से बनेगी। तो
बन नहीं रही थी यार, 9th-10th में बन ही नहीं रही। और मैंने कहा यार ये तो मेरे को लगता है बाइक से बनेगी। सो आई थॉट बच्चे तो होते ही अपन, मैंने कहा बाइक से बनेगी, फिर बाइक भी ले ली, फिर भी नहीं बनी। तो बाइक के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, फिर गाड़ी ले ली साहब। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि वांट्स का कभी सेटिस्फैक्शन होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, कितना भी कर लो तुम, वांट्स हमेशा ऊपर सरक जाती है। तो इसलिए क्या होता है ना सर, बात को समझो, अपने घरों में यही होता है, और अपने घर में रिसोर्सेज होते हैं कम और अपनी वांट्स क्या होती हैं ज़्यादा। तो कैसे अपने घर वाले, अपने मम्मी पापा कम रिसोर्सेज में बेस्ट उसका यूसेज करते हैं, यही तो होता है इकोनॉमिक्स। देश में भी रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंपैरेटिवली कम होते हैं। जितने चाहिए उतने हैं क्या इंडिया के पास? जितने चाहिए उतने हैं क्या अमेरिका के पास? सब जगह दुनिया में क्या होती है, स्केसिटी। अभी भी वो भिकमंगों की तरह अमेरिका परेशानी कर रहा है, देख लो आप, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आज ये पूरी आधी लड़ाई तो उसने चालू करवा रखी है। पिछले 4 साल हो गए होंगे वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चलते चलते, चल रहा है। यूक्रेन को कौन दे रहा है पैसा? अमेरिका। बोला लड़, तेरे पीछे से हम दे रहे पैसे तेरे को। समझ लो, नहीं तो लगता है आपको यूक्रेन के पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो रशिया से लड़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। कौन दे रहा है पीछे से बैक सपोर्ट? अमेरिका ही दे रहा है। फिर क्योंकि अच्छा वो क्यों दे रहा है सर, पागल है क्या वो? पागल नहीं है, उसको फिर क्या चाहिए वहां से? फायदा। ऑब्वियसली वो फायदे के लिए कर रहा है। अच्छा ईरान से लड़ाई कर रहा है, 4-5 साल से चल रही थी कोल्ड वॉर। तो अगर आपको नहीं पता है, दिस कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन फ्रॉम पास्ट 4-5 ईयर्स। जो ट्विटर वॉर चल रही थी, कुछ ना कुछ चल रहा था, ईरान से चल ही रहा था, 4-5 साल से चल रहा था। ये तो अब जाके अब वो पूरा ही आ गया। कह रहे इसके मस्ती चढ़ती रहती है डोनाल्ड ट्रंप के, आप जानते तो हैं ही, थोड़ा साइको है, कुछ भी चलता रहता है। थोड़े दिन पहले एक जगह है, क्या नाम है उसका, आइसलैंड है ना, या ग्रीनलैंड या आइसलैंड, आइसलैंड करके है कुछ। अब वो भी एक कंट्री है। अब उसको मस्ती चढ़ी, बोलो यार उसको भी अपने पास खरीद लेते हैं। उसके प्रेसिडेंट और उनको बोलता है, बोला मेरे को खरीदना है आपका देश। अब यार शांति से बैठ अपने घर में, लेकिन ये चलता है। इसको हमेशा और क्या चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। ईरान के पास क्या है, रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज हैं, तेल पेट्रोल ऑयल का कंट्रोल है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन कहाँ होता है? गल्फ कंट्रीज में। तेल क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? गल्फ कंट्रीज हैं, इधर ही है ना, अरब कंट्रीज, और इधर ज्यादा है। अच्छा सबसे ज्यादा ये लोग बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज्यादा बेचता कौन है पता है आपको? पता है आपको? अमेरिका। बनता नहीं है अमेरिका में सबसे ज्यादा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन बेचता वो ज्यादा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने उसने इन देशों को क्या कर रखा है, कईयों पे तो कंट्रोल कर रखा है। इराक पे पहले, इराक पे क्या, इराक कंट्री थी एक, इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन। तो क्या करता है, वहां पे जाके उसको मार दिया, मरवा दिया, टेररिस्ट का नाम लेकर के कि हम तो टेररिज्म को बचा रहे हैं, उस देश के को अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसे कई देशों से उसने कर लिया। ईरान का भी कंट्रोल उसको इसलिए चाहिए कि वो क्या करे, फिर और ज्यादा तेल बेच पाए। जिसके पास तेल होगा उसके पास पैसा होगा। समझ रहे हो, सबसे बड़ी एनर्जी है ना आज के डेट की। समझ रहे हो, वैसे तो ईवी भी आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी जो काम पेट्रोल डीजल से हो सकते हैं, वो उसका कवरेज अभी ज्यादा है ना। ईवी पूरी दुनिया में आया नहीं है अभी इतना, और ईवी के भी रिसोर्सेज क्या है, मामला कम है। ईवी के लिए भी ये जो बैटरी और ये सब होता है, इसका मामला कम है। समझ गए? तो इसीलिए अब वो इराक पे कर रहा है, उसको वहां से भी चाहिए। भाई साहब चल रहा है, 4-5 साल से चल रहा है। चलिए क्या सीखे, सभी जगह क्या होती है, स्कैर्सिटी। तो हर देश को भी कम रिसोर्सेज में कैसे मैनेज करते हैं, यही तो होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कि कम से कम रिसोर्सेज में हम कैसे अपनी वांट्स को बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारे घर में भी तो होता है सर, इसलिए बोला ओइकोनोमिया। ओइको मीन्स लोग, नोमिया मीन्स कैसे वो मैनेज करते हैं। सो इकोनॉमिक्स का वर्ड कहां से आया है, ओइकोनोमिया से। तो लिखेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट, लिखो चैप्टर नंबर 1, जल्दी जल्दी जल्दी। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, इतना ही लिखना बस। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स लिख लिया। फिर अब पॉइंट लिखते जाना है ना, जैसे बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, बुलेट मत बनाना, 1 नंबर डालना, 1 2 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ये सब क्वेश्चन है एग्जाम के जो पढ़ा रहा हूं, ये एमसीक्यू तो आते हैं। आपको क्या लगता है क्वेश्चन नहीं आया हुआ, और इकोनॉमी वाला क्वेश्चन आया हुआ है? तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड।
दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? स्क्रीन दिख रहा है? इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, which means economics is derived from Greek word oikonomia. लिख लिया? अंडरलाइन कर लेना ओइकोनोमिया को, और फिर आगे लिखो which means household management. तो इकोनॉमिक्स का वर्ड कहां से आया है? ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फिर अगला पॉइंट नंबर 2, एक लाइन छोड़ के सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो। पॉइंट नंबर 2, टिल 19th सेंचुरी, क्या बोलते थे हम? टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज कॉल्ड डैश। 4 ऑप्शन देगा, किस पे टिक करेंगे? पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। तो 19th सेंचुरी तक उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था। लिख लिया? ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, एडम स्मिथ डैश करके लिखो, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर बदलते रहते हैं भाई साहब, अंग्रेज है ना, अंग्रेजों में तो बाप बदलते रहते हैं। सही है, अपने इंडियन वाले होते तो नहीं बदलते, लेकिन वहां तो बदलते रहते हैं। और क्या, बहुत सारी इकोनॉमिक्स है, अलग अलग इनके पिताजी बदलते रहते हैं। पहला पिताजी कौन थे इसके? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ कहा जाता है। ठीक है, फिर लिखो डैश करके, ही उसी पॉइंट में, ही रोट अ बुक कॉल्ड, इन्होंने एक किताब लिखी थी। अब किताब का नाम इतना बड़ा है, नाम तो पढ़नी बात है, बुक के अंदर कौन पढ़ेगा, नाम इतना बड़ा है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। थोड़ा और लिख देते तो मजा ही आ जाता। बुक का नाम है, क्या नाम है बुक का? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसने एक बुक लिखी, मतलब है ना, इसका मानना यह था, इसको पता ही नहीं था इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसको पता है क्या लगता था इकोनॉमिक्स? इसको ये लगता था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि ये पता करना कि कैसे नेशंस की वेल्थ बढ़ती है, क्या कॉजेज होते हैं, कैसे उनकी वेल्थ बढ़ती है। उसको ये लगता था इकोनॉमिक्स, जो कि गलत है। ये तो होता ही नहीं इकोनॉमिक्स का मतलब। ठीक है, जो भी है, अपन को बताना है कि उसको क्या लगता था। तो उसको, उसने क्या बुक लिखी? बुक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर ये इतना बड़ा नाम याद नहीं हो पा रहा है तो ब्रैकेट में लिख लो वेल्थ ऑफ नेशंस, शॉर्ट नाम। इसको क्या बोला जाता है? वेल्थ ऑफ नेशंस भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है सर। और कब लिखी ये भी लिख लो, इन 1776। ये सब क्वेश्चन है एग्जाम के, तुमसे पूछेगा किसने बुक लिखी ये इंक्वायरी वाली, किसने लिखी भाई साहब? 4 नाम देगा, किस पे टिक करोगे? एडम स्मिथ ने। फिर ये पूछ सकता है कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी? 4 नाम देगा, टिक करना पड़ेगा। फिर कब लिखी? 1776 में। क्लियर है सभी को? ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 2 फंडामेंटल फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे इस सब्जेक्ट में कभी भी कोई और बात नहीं होती, कुत्ते जानवर बिल्ली वगैरह की बात नहीं होती यहाँ पे। इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है? कैसे ह्यूमंस बिहेव करते हैं, है ना। इट्स अ साइंस विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है, अगर आपको याद हो तो 9th और 10th में आया था पहली बार। 9th में याद है? इकोनॉमिक्स कब आया जीवन में पहली बार? 9th में ही आया होगा, जहां तक मेरी समझ कहती है। फर्स्ट चैप्टर था स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। एक वो बढ़िया सी औरत होती है, वो मटका लेके जाती है पानी भरने, तो उसमें फोटो बनी है, चित्र वगैरह बने होते हैं यार। 9th 10th में तो मैं तो यही दिखता था भाई, पहले बुक खोलने से पहले ही देखता था कितने इसमें डायग्राम्स है, तभी तो मजा आता है पढ़ने में। जो बोरिंग सी लगती है उसमें मजा ही नहीं आता, माहौल ही नहीं बनता है। तो खैर थी ना, 9th में आया था ना। कौन से सब्जेक्ट में आया था? सोशल साइंस। तो आप समझ जाओ कि सर ये किससे रिलेटेड है? सोशल साइंस। समाज, समाज किससे मिलकर बनता है? इंसानों से, आदमियों से, ह्यूमंस। तो ये किसका सब्जेक्ट है? ये
सर इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, कि कैसे ह्यूमन बिहेव करता है जब उसके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम। क्योंकि वांट्स तो हर आदमी की क्या है, ज्यादा, और वो भी अनलिमिटेड, रुकती और नहीं है। एक को सेटिस्फाई करो दूसरी आ जाएगी, उसको सेटिस्फाई करो दूसरी हो जाएगी। सही बात है। अभी वो पता नहीं एक वो कौन सा था, वो क्या नाम है उसका, वो है ना गंदे गाने लिखता है जो बॉलीवुड में, रैपर नहीं है क्या, बादशाह, बादशाह है ना वो, अनशन गाने बनाता है वो। बस बता ही नहीं सकता है, तो पता तो है मेरे को क्या क्या बनाता है। हाँ तो वो जो भी बनाता है, उसने एक बात बोली थी अभी कुछ दिन पहले, कोई पोस्ट आई थी, बोला यार मैंने वो एक गाड़ी खरीदी, कोई गाड़ी खरीदी होगी उसने, तो 10-15 करोड़ की गाड़ी खरीदी, और बोला यार इसका जो एक्साइटमेंट था ना, इट लास्टेड फॉर ओनली 1 और 2 आवर्स। सच बात है। वांट का जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वो होता है कब तक पता है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। या आप ये तो शायद आपने भी फील कर लिया होगा, मतलब वो जब तक पूरी नहीं हो रही ना, तब तक तो ऐसा होता है और ये करनी है, ये करनी है, सब जगह वही दिखेगी आपको। लेकिन एक बार सेटिस्फाई हो जाती है, फिर पता नहीं थोड़े टाइम में वो खत्म होता ही है। ऐसे 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 ही होता है। अभी जैसे मान लो जिसने कभी अभी तक लेट से आपने आईफोन नहीं खरीदा कभी, द मोमेंट यू विल बाय योर फर्स्ट आईफोन, ठीक है, थोड़े दिन का चाव रहेगा, कितनी फोटो खींच लोगे, क्या कैमरा मैन नहीं बन जाओगे क्या? कभी फोटो कितनी ज्यादा खींच लोगे, थोड़े से टाइम बाद आपका वो एक्साइटमेंट क्या हो जाता है, खत्म। समझ रहे हो मेरी बात? महीने महीने हो जाते हैं आखिरी फोटो खींचे हुए, पता नहीं फोटो ही नहीं खींचती है, तो वो एक्साइटमेंट रहता ही नहीं, वो सिर्फ तब तक रहता है। तो फिर क्योंकि वो पूरा करते ही, एक्साइटमेंट किसका था, उस चीज का, बस जैसे हुई खत्म। उसके बाद फिर कोई नई चीज आती है, फिर दूसरा एक्साइटमेंट कुछ क्रिएट हो जाता है, वो पूरा कर लो फिर खत्म। यही तो है सर ह्यूमन नेचर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी वांट्स को वो सेटिस्फाई करता है इंसान, वो देश, दोनों ऑब्वियसली। इंसान देखो, इकोनॉमिक्स दोनों लेवल पे होती है, इसलिए मैंने कहा था इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस होती है, दो। इंसान के ऊपर भी तो ये बात अप्लाई होती है सर। इंसान की वांट्स क्या होती है, ज्यादा, रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो उस पर भी ये बात अप्लाई हो रही है। अच्छा कंट्री वाइज अगर अपन सोचें तो वहां पे भी ये बात अप्लाई होती है, कंट्री के पास में भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम, और रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो इसलिए तो दो टाइप की इकोनॉमिक्स बनी है, समझ रहे हो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टू, राइट। अगर हम इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, इंसान के, एक इंसान के, तो वो क्या कहलाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब देश के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के दो होते हैं पॉइंट व्यूज, समझ गए, इसीलिए दो बनी है इकोनॉमिक्स, कि एक इंसान कैसे सोचता है वो अलग होता है, और देश कैसे सोचता है वो अलग होता है। सही है कि नहीं है? आपने सुना होगा खूब इंसान को सेविंग्स करनी हो चाहिए, है ना, अच्छी बात है ना सर। सेविंग्स एट इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंडिविजुअल को खूब सेविंग्स करनी चाहिए, अच्छी बात होती है, अच्छी है ना बात। लेकिन अगर देश के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात सही है क्या? अब बोलो सर देश अगर खूब सेविंग्स करने में लग जाएगा तो बेटा तुम्हारे देश की इनकम ही कम होगी। सो जो चीज एक इंसान के लिए तो अच्छी है बट देश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है। वॉट इज गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन पर्सन इज नॉट गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंट्री। तो इकोनॉमिक्स दोनों अलग होती है, इसलिए दो अलग अलग टाइप से पढ़नी पड़ती है, समझ गए मेरी बात। तो माइक्रो अलग होती है और मैक्रो अलग होती है, दोनों मैं पढ़ाऊंगा आपको। खैर अभी आप इतनी सी बात समझ गए, एक इंडिविजुअल के लिए भी और कंट्री के लिए भी ये दो फंडामेंटल फैक्ट सबके जीवन में होते हैं सर, सबके जीवन में ही है। कौन से दो फंडामेंटल फैक्ट? नंबर वन सर, पहला फैक्ट क्या है, दैट ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन वांट्स आर, या बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। एक तो ये फंडामेंटल फैक्ट है, सब जगह होता है, तुम्हारी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी है, मुकेश की लाइफ में भी है, सबकी, समझ रहे हो। वो इलॉन मस्क के 15-15 घंटे अभी भी काम कर लेता है वो, समझ रहे हो। कभी काम होता है भाई साहब फैक्ट्री में सो जाएगा, खाना खाते खाते मीटिंग ले रहे, इतना आराम तो तुम्हें तो मस्त आराम होगा, आराम से तुम खाते हुए कभी कुछ करते हो क्या? नहीं ना, चिल्ड आउट रह के आराम से खाना खा पाते हो, बेचारा इलॉन मस्क नहीं खा पा रहा है, सोचो आप। अब आप समझ गए अभी भी क्यों मेहनत कर रहा है, क्योंकि अभी भी उसको क्या लग रहा है, उसकी कुछ वांट्स ऐसी हैं जो क्या है, अनसेटिस्फाइड कर रहा है ना आप, आया ना, तो ऐसे ही होता है बेटा। तो याद रखो ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। और दूसरा फंडामेंटल फैक्ट क्या है सर, इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो क्या होते हैं, लिमिटेड। रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, मीन्स। द मीन्स टू सेटिस्फाई द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली
स्केयर्स। तो सर सबसे पहली बात तो क्या है, ह्यूमन वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड। दूसरी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है, इंसान में अपनी वांट्स का कोई अंत नहीं होता। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज में। लेकिन रिसोर्सेज का क्या होता है सर, एक लिमिट होता है। एक चीज है अनलिमिटेड और दूसरी चीज क्या है, लिमिटेड। अगर पैसों की भी कोई लिमिट ना होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड मनी, माहौल बन रहा था एकदम चकाचक। सही है कि नहीं, मजे मार रहे होते अभी अपन, यहां थोड़ी पढ़ रहे होते अपन, अपन कहीं बीच बीच में बैठे होते बढ़िया सारे के सारे, है कि नहीं, माहौल बना रहे होते, मतलब कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी, शिकंजी पी रहे होते। अगर क्या होता, अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी होते तो, बट ऐसा नहीं है ना सर। रिसोर्सेज क्या होते हैं सर, लिमिटेड। और वांट्स क्या है, दुनिया में दो चीज चल रही है, एक चीज है अनलिमिटेड और एक चीज है लिमिटेड। तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी ना सर। और इसी में किसी को फेस करना तो क्या होता है, इकोनॉमिक्स, कि कैसे आप लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या करते हो, सेटिस्फाई। आज आपके मम्मी पापा बहुत सोच समझ के प्लानिंग करते होंगे, सही है, क्योंकि रिसोर्सेज उनके भी क्या है, और कैसे इसको वो बेस्ट यूज करते होंगे, है कि नहीं। कुछ चीजों को वो लेट गो करते होंगे, कुछ चीजों को वो अप्रूव करते होंगे, है ना, जो जरूरी होती होगी उसको हाँ करते हैं, कुछ को लेट गो कर देते हैं, बोला ये बाद, या पोस्टपोन कर देते होंगे, बोले यार बाद में कर लेंगे। सही है कि नहीं है, अरे हाँ है ना। तो फिर यही तो होता है मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, सही है, यही तो होता है इकोनॉमिक्स। और ये इंडिविजुअल भी करता है और एक देश भी करता है। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, पक्का। तो लिखो सब लोग, लिखा सबने फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिख दिया, human beings have unlimited wants. Number 2, the resources required to satisfy these unlimited wants are relatively scarce. लिख लिया सर, रिसोर्सेज जो चाहिए होते हैं ना इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली कम होते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद एक स्टार बना के लिखो इसी पॉइंट में, इसी पॉइंट में ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इस लिखो, कौन सी बात बोलने वाला था मैं, हाँ, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, फुल स्टॉप। इट एग्जिस्ट उसी में ही स्टार बना के चल रहा है वही। इट एग्जिस्ट इन ऑल द कंट्रीज, इट एग्जिस्ट इन ऑल द कंट्रीज वेदर डेवलप्ड ऑब्लिक डेवलपिंग ऑब्लिक अंडर डेवलप्ड। इट एग्जिस्ट इन ऑल द कंट्रीज, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो। तो आप मुझे कहोगे, बोलो सर अमेरिका की भी है क्या स्कैर्सिटी? बिल्कुल, क्योंकि उसकी भी वांट्स है ज्यादा और रिसोर्सेज है कम। बोलो सर नेपाल में भी है क्या, वो तो अंडर डेवलप्ड है? बिल्कुल, तो वहां पे भी रिसोर्स, उनकी वांट्स क्या है, ज्यादा, और रिसोर्सेज क्या है, कम। सर डेवलपिंग का एग्जांपल सर इंडिया, क्योंकि यहां पे भी है क्या स्कैर्सिटी? बिल्कुल यहां पर भी है, क्योंकि यहां पे भी वांट्स है ज्यादा, जरूरतें ज्यादा, रिसोर्सेज है। तो स्कैर्सिटी तो सर सब जगह होती है। सर एक देश है मोनाको, सुना है, देखा है, बहुत ताबड़तोड़ है उधर भाई साहब, मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन की जो वर्थ है बहुत ज्यादा है। दुनिया के मोस्टली जितने भी सबसे ज्यादा जो रिच होते हैं वो वहां पे जाके रहने लग जाते हैं बाद में, एक टाइम के बाद, सारी सुपर कार्स और वो माहौल बनता है ताबड़तोड़। समझ रहे हो, बहुत तगड़ा देश है और बहुत छोटा है, मतलब आप मानोगे नहीं, कुछ 20-25 किलोमीटर का देश है। 20-25 इतना ही है, इतना ही देश है वो, बहुत छोटा सा देश है, समझ रहे हो। सो मैं क्यों बोल रहा हूं सर वहां पे भी होगी क्या स्कैर्सिटी? सर सब जगह होती है। स्कैर्सिटी कैसा कॉन्सेप्ट होता है, लिखा है मैंने, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सब जगह होता है, कोई भी देश हो सब जगह एग्जिस्ट करता है ये। अब एक और बात याद रखना, सब जगह एग्जिस्ट करता है, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, सब जगह, क्योंकि वांट्स क्या होती है ज्यादा, रिक्वायरमेंट्स है ज्यादा, रिसोर्सेज हैं कम। समझ गए मेरी बात? और एक और बात लिख लो इसी में, इसी पॉइंट में, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज
also existed in the past. Scarcity of resources also क्या बोला था मैंने? Also existed in the past and it is also present in present. It is also present in today's time. लिख लो आप, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे. Present. It is also present in. It is also क्या लिखा है मैंने? हाँ, प्रेजेंट इन टुडेज टाइम, आज भी है, एंड इट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर. हमेशा होगी, पहले भी थी. एग्जिस्टेड इन द पास्ट ऑल्सो, पहले भी थी, आज भी है, टुडे सिनेरियो में भी है और आगे भी रहेगी. क्योंकि सर दो फैक्ट्स तो ये हमेशा रहने ही वाले हैं. वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होने वाली है, हमेशा बढ़ती जाती है, और रिसोर्सेज हमेशा कंपैरेटिवली क्या होते हैं? कम. तो हमेशा पहले भी थी, आज भी है. इसका मतलब आईसीआई जो है वो कंफ्यूज करता है. कई बार क्वेश्चन आता है, व्हेन इंडिया वाज कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड, जब भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया. क्या तब भी थी स्कैर्सिटी? क्या होगा आपका आंसर? तब भी थी. समझ में आया? एक और क्वेश्चन इसी में ही और ऑप्शंस देता है. मान लो कोई ऐसा देश जहां पे एवरीवन इज अ बिलियनर, क्या वहां पे भी होगी स्कैर्सिटी? सब जगह होती है सर. स्कैर्सिटी का भूत सब जगह होता है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा. सब देशों में होता है, सब इंडिविजुअल्स में होता है, हर देश में होता है, और हर इंडिविजुअल के भी ये बात लागू होती है. सही है क्या? स्कैर्सिटी सब जगह होती है, सब जगह. क्लियर है? पक्का? तो ये बात लिख लिया आपने? ठीक है. इसके बाद में एक लास्ट लाइन बस. स्कैर्सिटी, अब अगला स्टार बना के, scarcity is a relative concept. Scarcity is a relative concept. ब्रैकेट में लिखना रिलेटिव कॉन्सेप्ट के कंपैरेटिव. रिलेटिव बोल सकते हो, कंपैरेटिव बोल सकते हो. स्कैर्सिटी कैसा कॉन्सेप्ट होता है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है. मतलब बताऊंगा अभी, इसका सुनना फिर. देखो सर, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को लगता है कि इसका मतलब होता है स्कैर्सिटी मतलब कम होना, कोई चीज कम क्वांटिटी में होना. सर कितना कम क्वांटिटी? कहीं लिखा हुआ है क्या कितना कम क्वांटिटी? अगर मान लो कोई आदमी जा रहा है तो उसकी सैलरी बोलो सर अगर मान लो 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए से कम है, तो वो है स्कैर्सिटी. ऐसा है क्या? नहीं. मैंने अभी आपको क्या बोला? स्कैर्सिटी सब जगह है, इलॉन मस्क के भी है. तो इसका मतलब स्कैर्सिटी का लेने देना कोई अमाउंट से नहीं है. मेरे भी है, तुम्हारे भी है, मुकेश के भी है, इलॉन मस्क के भी है. सब देशों में क्या होती है? स्कैर्सिटी. जैसे एक वो सुना है अपने, पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन कैसा कॉन्सेप्ट होता है? वो होता है एब्सोल्यूट. क्योंकि आपने सुना होगा कि वो एक होता है बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल, कि इस लाइन के नीचे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक वो है पॉवर्टी, गरीबी रेखा. सुना है? सुना तो होगा, 12th में आता है ना. तो गवर्नमेंट ने मान लो डिसाइड कर लिया कि भाई जो भी इंसान मान लो 1000 रुपए से कम कमाता है तो वो क्या हो गया? बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल. और जो उसके ऊपर है दे आर अबव द पॉवर्टी लाइन, मतलब वो गरीबी रेखा के ऊपर है. और जो उसके नीचे है वो क्या है? वो गरीब कहेंगे हम उनको. क्या कहेंगे? तो यहां उन्होंने क्या डिसाइड कर दिया? एक अमाउंट, कि भाई 1000 रुपए इज द थिंग. दोज हु आर अर्निंग बिलो इट आर कॉल्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल. सही बात है, गरीब लोग बोलेंगे उनको हम. सही है. अब मेरे को एक बात बताओ, स्कैर्सिटी में क्या ऐसी कोई लाइन डिसाइडेड है क्या सर? नहीं. क्या कोई अमाउंट डिसाइडेड है क्या सर कि इससे जो कम कमाते हैं उनके यहाँ स्कैर्सिटी है और उसके ऊपर कमाते तो नहीं है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं. मैंने क्या कहा आपको? स्कैर्सिटी सब जगह होती है, क्योंकि ऐसा कोई अमाउंट कहीं फिक्स नहीं है. तो इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट. कहीं अमाउंट है ही नहीं सर कुछ. ये कैसा कॉन्सेप्ट होता है? हमेशा रिलेटिव. कंपेयर करते हैं सर हम यहाँ पे. कौन सी दो चीजों में कंपेरिजन होता है? वॉन्ट्स और रिसोर्सेज. सर इंसान की वॉन्ट्स को कंपेयर करते हैं उसके रिसोर्सेज से. किसी दो लोगों का कंपैरिजन नहीं है कि मान लो मैं 50 लाख कमाता हूं, ये 20 कमाते हैं, तो इसके हो गई स्कैर्सिटी, मेरे नहीं है. ऐसा है क्या? नहीं. अमाउंट का कोई लेना देना है ही नहीं सर. हम दोनों के स्कैर्सिटी है क्योंकि हम दोनों की जो दो चीजें हैं, मेरी जो वॉन्ट्स हैं वो ज्यादा है और मेरे रिसोर्सेज कंपेरेटिवली कम है, और इस भाई के भी ऐसा ही है. तो इसका मतलब स्कैर्सिटी कहां है? हम दोनों के है. समझ गए? तो ऐसे पूरी दुनिया में है स्कैर्सिटी, क्योंकि स्कैर्सिटी कैसा कॉन्सेप्ट होता है? रिलेटिव. और पूरी दुनिया में ये चीजें ऐसी हैं सर, सबकी वांट्स है ज्यादा और रिसोर्सेज की सप्लाई है
रिसोर्सेज की डिमांड है ज़्यादा, ज़रूरत है ज़्यादा, और सप्लाई है, तो सब जगह ये ना स्कैसिटी। फिर तो कोई अमाउंट थोड़ी डिसाइडेड है, सही है। तो इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है ये? रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब सर दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, एरो बना लो रिलेटिव के यूं ऐसे। तो आपने जो लिखा होगा रिलेटिव, ऐसे एरो बना लो, एक जगह लिख लो वांट्स, वांट्स जो कि क्या होती हैं? अनलिमिटेड। और जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड। सही है। तो सर ये इन दोनों का कंपैरिजन है, और ये तो सब जगह ऐसा ही है सर, सेम ही सिस्टम है। सबकी वांट्स ज़्यादा ही होती हैं और रिसोर्सेज कंपेरेटिवली कम ही होते हैं, तो फिर तो सभी जगह ना स्कैसिटी। सही है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। अपन पढ़ेंगे फिर। आज तो मैंने काफ़ी इंट्रोडक्शन आपको दिया, तो 10-15 मिनट तो उसी में निकल गए अपने, ज़्यादा ही निकल गए होंगे। चलिए, जितना मैंने पढ़ा है बस उतना सा रिवाइज करके आना, और इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। कल मिलते हैं अपन लोग, ठीक है। चलिए। गर्मी में बैठे हैं जब से